हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, ये लीगल एप्टीट्यूड की 10th क्लास है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 7th क्लास है, राइट। जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि हम CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की सारी क्लासेस, सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो कोई भी हमारे यूट्यूब चैनल दीप ज्ञान क्लासेस पर जाकर वो वीडियोस देख सकता है, राइट। और नोट्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है जी। चलिए, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर चुके थे अपनी प्रीवियस वीडियो में, मतलब जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 6th क्लास थी और लीगल एप्टीट्यूड की 9th क्लास थी, राइट। तो हम लोग फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर चुके थे। देखिए, दोबारा से मैं यही बात रिपीट करूँगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो उन्हें देखिएगा ज़रूर। कोई भी नेक्स्ट क्लास देखने से पहले प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा कुछ भी। स्पेसिफिकली लॉ के केस में तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ जी, फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। तो जी हम लोगों ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कमियाँ हो सकती है जिन्हें हम बोलते हैं फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कमियां हैं तो 3 केसेस हो सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, जो भी एग्रीमेंट बनेगा, या वॉइडेबल हो सकता है, या फिर कहता है जी एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी के अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम करने का राइट हो सकता है। वॉइड एग्रीमेंट क्या हो सकते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या हो सकते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। फ्लॉज क्या हो सकते हैं एज़ पर सेक्शन 10 ये भी हम लोग देख चुके हैं, राइट। जिसके अंदर सबसे पहला सेक्शन 11 ने कहा कि जी फ्लो इन द कैपेसिटी मीन्स द पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन 11 ने बताया हमें कि हु कैन बी कंसिडर्ड एज कम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और हम किसको कम्पिटेंट कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने देखा था माइनर्स है, या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, या फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी लॉ। इन तीनों ही केसेस के अंदर पर्सन इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पर्सन इज़ नॉट कम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर जी उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फ्लो इन कंसेंट। कंसेंट का मतलब जहां पार्टीज़ की फ्री कंसेंट नहीं होती, राइट। सेक्शन 10 ने क्या कहा कि भैया पार्टीज़ की कंसेंट और फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जहां पर मैचिंग ऑफ माइंड इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर हो, राइट। मैचिंग ऑफ माइंड मतलब कंसेंट म्यूचुअल होनी चाहिए। तो जी हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि कौन कौन से फ्लॉज हो सकते हैं कंसेंट के केस में। कहता है जी सबसे पहला तो हमने डिस्कस किया था अपने नोट से, क्या कोर्शन। दूसरा हमने डिस्कस किया था अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16। कोर्शन क्या था, सेक्शन 15, राइट। हम पहुंचे थे जी विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड पर। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन 2 तरह की हो सकती है, एक इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन और एक विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कहता है जी ऐसी मिस रिप्रेजेंटेशन जहाँ पर मिस रिप्रेजेंट करने वाला इनोसेंट है। एक मैंने कहा इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन और एक विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कहता है जी मुझे जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। अगर मुझे गलत पता था तभी मैंने आपको गलत बताया, तो मेरी इंटेंशन चीज़ों को मिस रिप्रेजेंट करने की नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे ही गलत पता था इसलिए मैंने आपको गलत बताया, ठीक है। दैट इज़ इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक। मान के चलते हैं मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मिस्टर ए मेरे पास आते हैं अपना हाउस सेल करने के लिए, ठीक है। मिस्टर ए ने बताया कि जी मेरा घर तो सोने का है, उसमें देवता वास करते हैं, 24 घंटे बिजली पानी उसके अंदर रहता है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ऐसी लोकेशन में है जैसे मानो स्वर्ग में है। मतलब इतनी तारीफ़ कर दी अपने घर की कि भैया मैं तो फ्लैट हो गया। अब जी मैं मिस्टर ए के घर को देखने के लिए गया पर्सनली, क्योंकि क्लाइंट को तभी तो इन्फॉर्मेशन दूंगा जब मैं अपनी आंखों से देख लूँगा कि एक्चुअल में है क्या। तो जी मैं पर्सनली मिस्टर ए के घर को देखने के लिए गया
वहाँ जाके देखा घर की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, घर बना काफ़ी अच्छा हुआ है, राइट। और मैंने टैब खोल के देखा, टूटी खोल के देखी तो पानी भी आ रहा था। फिर जी मैं अगले दिन दोबारा गया, दूसरे टाइम पे गया दोबारा। पहले दिन मैं सुबह गया था, अगले दिन शाम को गया। मैंने दोबारा टूटी खोल के देखी तो भी टूटी में से पानी आया। मैंने साथ साथ बंद कर दी टूटी, राइट। मुझे कौन सा बाल्टी भरनी थी, बस चेक करना था पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मिस्टर ए ने कहा कि 24 घंटे पानी बिजली सब रहता है, राइट। अब जी मेरे पास आते हैं मिस्टर बी घर ख़रीदने के लिए। तो मैंने मिस्टर बी को मिस्टर ए वाला घर शो कर दिया। जैसा मिस्टर ए ने कहा था वैसा मैंने मिस्टर बी को बता दिया कि जी ये घर नहीं है, ये तो महल है सपनों का। एक बार आप इस घर को ले लीजिए, देखिए आपकी किस्मत चमक जाएगी, बिजली पानी 24 घंटे। ठीक है जी। मिस्टर बी ने मेरी बात पर विश्वास किया। ये वाली लाइन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मिस्टर बी ने घर खरीदा मेरी बात पर विश्वास करके। ठीक है। देखिए, मैं अगर किसी को किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और सामने वाला मेरी प्रेजेंटेशन को कंसीडर करके कोई एक्टिविटी करता है, तभी सामने वाला कह सकता है कि मैंने उसे मिस रिप्रेजेंट किया है, राइट। अदरवाइज़ अगर उसने मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया तो फिर वो मुझे क्लेम नहीं कर सकता, मुझे ब्लेम नहीं कर सकता कि मैंने मिस रिप्रेजेंट किया चीज़ें और उसके बेसिस पर उसे नुकसान हुआ है। तो जी मिस्टर बी ने मेरी बात को सुना, मेरी बात पर विश्वास किया और मेरे कहने पर घर ले लिया। जब घर लिया मिस्टर बी ने तो पता चला जी पानी तो आता ही नहीं। इनफैक्ट एमसीडी ने उस जगह पर पाइपलाइन ही नहीं डाली हुई, जो वहाँ की वाटर अथॉरिटी थी उसने उस जगह पर पानी की पाइपलाइन ही नहीं डाली हुई, तो पानी तो आता ही नहीं। अब मिस्टर बी मुझसे लड़ने के लिए आए। मैंने कहा भैया मैंने खुद चेक किया, 2 बार चेक किया। तो मैंने दोबारा जाके चेक किया तो पानी नहीं आ रहा था, राइट। तो पता चला कि जो 2 बार मैंने थोड़ा थोड़ा चेक किया है, टूटी खोल के देखा था पानी आया, मैंने इमीडिएटली बंद कर दी टूटी टैब, राइट। तब पता चला कि वो तो रुका हुआ पानी था, गटर का या बारिश का रुका हुआ पानी था, जो कि उस वक्त थोड़ा सा बाहर आ गया था। बट एक्चुअलिटी ये है कि वहाँ पर भैया पाइपलाइन ही नहीं है पानी की। तो ये मिस्टर बी को स्पेसिफिकली अथॉरिटी से अप्रूवल लेके पाइपलाइन डलवानी पड़ेगी, तब जाकर मिस्टर बी के घर पे पानी आएगा। अब मैंने चीज़ों को मिस रिप्रेजेंट किया, गलत बताया मिस्टर बी को, पर क्या जानबूझकर गलत बताया? द आंसर इज़ नो। इस टाइप की जो मिस रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस बारे में पता होता कि एक्चुअल में उस एरिया में पाइपलाइन डली ही नहीं हुई, उस एरिया में पानी का आना पॉसिबल ही नहीं है, और फिर भी मैं मिस्टर बी को कहता कि भैया 24 घंटे पानी आता है, तो वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन होती वो होती विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन विच इज़ इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, विच इज़ इक्विवेलेंट टू फ्रॉड। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या सीखना है, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन में और विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन में एमसीक्यूज़ में बड़ी जल्दी स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है, राइट। क्यों सीखना इन दोनों में डिफरेंस? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन दोनों को अलग अलग से ट्रीट किया हुआ है। एक तरफ गलती से गलती हो गई और दूसरी तरफ जानबूझकर फ्रॉड करने की इंटेंशन से गलती करी, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है प्रोविजंस अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 17 विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड कहता है फ्रॉड इज़ एन अनट्रू स्टेटमेंट मेड नोइंगली और विदाउट बिलीफ। या तो मैं जानबूझकर गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ सामने वाले को, या फिर मुझे पता ही नहीं कि एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, बिना सोचे समझे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, राइट। और विदाउट बिलीफ इन द ट्रुथ और रेकलेसली, केयरलेसली, मतलब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ सामने वाले को वो सही है या गलत है, बस मैंने तो बोल दिया, तो उस केस में भी तो मैं फ्रॉड ही कर रहा हूँ, राइट। वेदर इट बी ट्रू और फॉल्स विद द इंटेंट टू डिसीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है सामने वाले के साथ हम फ्रॉड तब कर रहे हैं जब हमारी इंटेंशन है उसे डिसीव करने की, उसे चीट करने की, उसका अनड्यू एडवांटेज लेने की। अगर हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, इस इंटेंशन को कहते हैं मेंसरिया,
मेंस रिया, इस वर्ड को याद रखिएगा, आगे बड़ा काम आने वाला है। इवन CS एग्जेक्टिव एंट्रेंस टेस्ट वाले सब्जेक्ट में, मतलब इसमें लीगल एप्टीट्यूड में ही काम आने वाला है। मेंस रिया का मतलब क्या है? गिल्टी माइंड। कहता है अगर आप मेंस रिया नहीं है, गिल्टी माइंड नहीं है, इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, तो फिर फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, या जो आप बोल रहे हो आपको पता ही नहीं कि वो ठीक है या गलत है, या कोई भी आप स्टेटमेंट रेकलेसली दे रहे हो, केयरलेसली दे रहे हो, विद द इंटेंशन टू डिसीव समवन, देन इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, राइट। The chief ingredients of a fraud are a false representation or assertion. सामने वाले को झूठ बोलना या किसी बात को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बोलना जबकि आपको पता नहीं है कि वो सही है या गलत है, राइट। ऑफ द फैक्ट। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर, तो क्या सामने वाले को मैं कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ? द आंसर इज़ नो। लोग कहता है ओपिनियन तो कोई भी किसी को भी दे सकता है, सोच पर टैक्स नहीं लगता, कोई भी सोच सकता है और कोई भी अपनी सोच दूसरे को बता सकता है। तो अगर सिर्फ एक मेयर ओपिनियन है, मतलब ए ने बी को सिर्फ एक ओपिनियन दिया है, जैसे मान के चलते हैं बी भाई साहब घर खरीदने से पहले नेबर, जो घर के आसपास वाले और नेबर्स थे, उनके पास जाते हैं, नेबर्स के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं भैया मैं घर लेना चाहता हूँ, आपके ओपिनियन में कैसा है घर? वो कहते हैं जी देखिए हमारे हिसाब से तो ठीक है, हम भी यहाँ रह रहे हैं, हमें ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है, और आ जाता है बिजली लाइट पानी नॉर्मल आते रहते हैं, राइट। अब जी एन ने क्या प्रेजेंटेशन दी है? कहता है एन का क्या मतलब है? बी खरीदे ना खरीदे एन का कोई मतलब ही नहीं, नेबर का कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने क्या दिया है? सिंपल ओपिनियन। सिंपल ओपिनियन। ये चाहते ही नहीं कि हमारी स्टेटमेंट भी कंसीडर करे और उसके बेसिस पर डिसीजन ले। तो जब स्टेटमेंट इस इंटेंशन से दी जाती है कि देने वाला चाहता ही नहीं कि सामने वाला उस स्टेटमेंट को कंसीडर करे और उस स्टेटमेंट के बेसिस पर कोई एक्शन ले, तो उसे बोलते हैं ओपिनियन। लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने यही बात कही थी कि 24 घंटे पानी आता है, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्या प्रॉपर्टी डीलर अपना ओपिनियन दे रहा था? द आंसर इज़ नो। वो फैक्ट है, क्योंकि उस स्टेटमेंट के बेसिस पर बी घर खरीदे, ये प्रॉपर्टी डीलर की इंटेंशन थी, राइट। तो कहता है जी अगर आप सामने वाले के साथ फ्रॉड तब कर रहे हो जब आप उसे गलत फैक्ट शो कर रहे हो। अगर आपने उसे गलत ओपिनियन दिया तो उस केस में आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता, ठीक है। मेड विद द इंटेंशन दैट इट शुड बी एक्टेड अपॉन, आगे ना वही लाइन कि सामने वाले को आप जो फैक्ट बता रहे हो इस इंटेंशन के साथ बता रहे हो कि वो आपकी बात सुने, समझे और उसके ऊपर एक्ट करे, उसके बेसिस पर डिसीजन ले। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड सो डिसीव्ड हिम। तो जी जो प्रॉपर्टी डीलर ने रिप्रेजेंटेशन दी थी, जो फैक्ट बताया था, उस फैक्ट को सुनकर बी ने घर परचेज किया, तब तो प्रॉपर्टी डीलर गिल्टी है। जो गलत फैक्ट बताया था उस फैक्ट को सुनकर बी ने घर परचेज किया तो प्रॉपर्टी डीलर गिल्टी है। लेकिन बी की बात सुनने के बावजूद, प्रॉपर्टी डीलर की बात सुनने के बावजूद बी ने कहा कि भैया ठीक है, आप तो प्रॉपर्टी डीलर हो, आप तो अपनी चीज़ की बड़ाई करोगे, आपकी बात नहीं मानता, मैं तो नेबर से जाके पूछूंगा। बी नेबर्स से पूछने के लिए जाता है और नेबर्स ने भी यही बात कही कि हाँ जी ये तो घर सपनों का है, स्वर्ग है, महल है, जन्नत में आ जाओगे अगर ख़रीद लोगे तो, राइट। तो नेबर्स की बात सुनने के बाद अगर बी घर परचेज करता है तो चाहे प्रॉपर्टी डीलर ने जो फैक्ट बताया था वो गलत था, लेकिन बी ने उसके कहने पे तो घर नहीं परचेज़ किया। किसकी बात मान के घर परचेज़ किया? नेबर की बात मान के परचेज़ किया। तो क्या प्रॉपर्टी डीलर ने कोई फ्रॉड किया? कहता है जी इंटेंशन तो थी फ्रॉड करने की, लेकिन बी ने उसकी बात को माना ही नहीं, इसलिए प्रॉपर्टी डीलर इज़ नॉट गिल्टी। तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि भैया अगर सामने वाला फ्रॉड कर रहा है तो उसकी बात को सुनकर एक्चुअल में अदर पार्टी ने एक्ट किया, अदर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में एंटर किया, तभी सामने वाला फ्रॉडुलेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। द पार्टी डिसीव्ड मस्ट देयर बाय बी डेमनीफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगर मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, यू आर नॉट डैम्निफाइड, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आप मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यू कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस जब मेरी बात से आपको कोई डैमेज ही नहीं हुआ। जो मैंने फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट दी थी, फैक्ट बताया था, आपने उसके बेसिस पर एक्ट भी किया लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आप मुझसे कोई डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। जैसे जब इस प्रॉपर्टी डीलर ने बी को कहा कि भैया पानी 24 घंटे आता है, जानबूझकर झूठ बोला और बी ने इसकी बात मानकर घर ले लिया, तो जी प्रॉपर्टी डीलर ने फ्रॉड किया। लेकिन अगले ही दिन वहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी गई बाय द अथॉरिटीज़ और पानी आना शुरू हो गया, पानी आना शुरू हो गया, तो मैंने चाहे फ्रॉड किया लेकिन बी को कोई डैमेज तो नहीं पहुँचा। जब बी ने रहना शुरू किया उस दिन से पानी आना शुरू हो गया, 24 घंटे पानी आना शुरू हो गया, तो मतलब फॉर देयर इज़ नो फ्रॉड विदाउट एनी डैमेज, मतलब बी मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और किसी लॉ में हो सकता है बी के पास कोई पावर हो, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता। द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड आइदर विद द नॉलेज दैट इट वॉज फॉल्स और विद द बिलीफ इन इट्स ट्रुथ, राइट, विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रुथ, या रेकलेसली विदाउट केयरिंग वेदर इट वॉज ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है, तो मान के चला जाएगा कि भैया केस यहाँ पर कवर हो रहा है, तो मान के चला जाएगा कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड किया है, तो मान के चला जाएगा कि जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है उसके पास डैमेजेस क्लेम करने का मौका है, राइट। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इस सेक्शन के अंदर पार्टी के पास डैमेजेस क्लेम करने का कोई चांस नहीं है। ठीक है जी, आ जाओ। अब जो ये नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहता है ऑल्दो साइलेंस कैन नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। भाई सामने वाला जब बोलेगा, गलत बात बोलेगा, जानबूझकर गलत चीज़ों को दिखाएगा, तभी हम कहेंगे ना कि फ्रॉड है। तो अगर सामने वाला चुप है तो क्या उसे हम फ्रॉड कह सकते हैं? कहता है ऑल्दो साइलेंस इज़ नॉट इक्वल टू फ्रॉड। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां अगर आप चुप रहे तो मान के चला जाएगा कि आपकी इंटेंशन फ्रॉडुलेंट है, आप चुप रहकर सामने वाले के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. कायदे से mere silence is not fraud. But in some cases silence is equal to speech. कुछ केसेस के अंदर आपका गुमसुम रहना, आपका चुप रहना ही आपकी लैंग्वेज है। Or where it is the duty of the person keeping silent to speak, as in case of contracts। और मई फिदई, मतलब कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, मैं ऐसे प्रोनाउंस करता हूँ, राइट। उबरमई फिदई, कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग अटमोस्ट गुड फेथ। तो उबरमई फिदई का मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, हाईलाइट कर रहा हूँ इसे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच रिक्वायर अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है जी, मतलब जहाँ आप चुप नहीं रह सकते, अगर आप चुप रह गए तो मान के चला जाएगा आपने फैक्ट्स को छुपाया है जानबूझकर, और उस केस में ये मान के चला जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जनरल रूल क्या है कि मेयर साइलेंस कैन नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। किसी की चुप्पी फ्रॉड कंसीडर नहीं की जा सकती, लेकिन जहाँ पर आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने नहीं बोला तो सामने वाले के साथ गलत हो सकता है, वहाँ पर आपकी चुप्पी आपकी स्पीच के इक्विवेलेंट है। आपका साइलेंस आपके वर्ड से ज़्यादा लाउड बोल रहा है, और उस केस में अगर आप चुप रहे तो मान के चला जाएगा कि आपने सामने वाले के साथ फ्रॉड किया है। और ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं? उबरमई फिदई, राइट।
कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग अटमोस्ट गुड फेथ। तो जी कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? 4 तरह के होते हैं, ध्यान से देखिएगा, 4 केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड्स। जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं, मान के चलिए मैं मेडिकल हेल्थ पॉलिसी लेता हूँ, तो पॉलिसी में क्लियर कट टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि अगर आपको कोई भी एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, अगर आप एग्जिस्टिंग किसी भी डिसीज़ के पेशेंट हैं, तो आप ये डिस्क्लोज़ करेंगे पॉलिसी लेते हुए। जैसे अगर मान के चलिए कि मुझे शुगर है, तो पॉलिसी लेते हुए मैं ये चीज़ डिस्क्लोज़ करूँगा जी मुझे शुगर है, पिछले 8 साल से है या 7 साल से है, क्या मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अगर मैं ये डिस्क्लोज़ नहीं करता, जानबूझकर चुप रहता हूँ, तो भैया मैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा हूँ, राइट। तो इस केस में मेरी साइलेंस विल बी इक्वल टू फ्रॉड। हाँ जी, द एश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी लेगा मस्ट डिस्क्लोज ऑल द टू द इंश्योरर ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड वट एवर ही स्टेट्स मस्ट बी करेक्ट एंड ट्रूथफुल। फिर दूसरा जी कंपनी का प्रोस्पेक्टस। अब जी कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है, मतलब पब्लिक के लिए शेयर्स लेके आती है, तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। कंपनी मुंबई में है, आप दिल्ली में हैं, आप कंपनी के बारे में कुछ जानते ही नहीं, कंपनी कह रही है कि हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो हम 1 लाख शेयर सेल कर रहे हैं अपनी कंपनी के, 100 रुपये का एक शेयर है, आपको लेना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट। ठीक है, अब मेरी इंटेंशन है इन्वेस्ट करने की, मेरा इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में, लेकिन कंपनी के बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं, तो कंपनी लाखों लोगों को एक एक करके तो बताएगी नहीं अपने बारे में, तो कंपनी क्या करती है? एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, जिस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। और ये डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। दिस इज़ नॉट एन ऑफर, दिस इज़ इनविटेशन टू ऑफर, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो, राइट। फिर जी इस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर मैं अप्लाई करूँगा शेयर्स, तो मेरी एप्लीकेशन क्या है? ऑफर टू द कंपनी, कि मैं 1000 शेयर्स लेना चाहता हूँ, और जब कंपनी मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करेगी, मुझे शेयर्स अलॉट कर देगी, वो क्या होगा? एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? कहता है जी इनविटेशन टू ऑफ़र। लेकिन इसी बेसिस के ऊपर तो मैं डिसीजन लेता हूँ, प्रोस्पेक्टस में दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही तो मैं डिसीजन लेता हूँ कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। प्रोस्पेक्टस में सब कुछ बता रखा होता है, कंपनी के पास्ट के बारे में, कंपनी के प्रेजेंट के बारे में, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, कौन से फील्ड में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आईटी कंपनी है, कौन सी कंपनी है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कौन है, कितने ट्रस्टवर्दी है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड है, मतलब कंपनी की भाग दौड़ क्या रिलायबल हाथों में है या नहीं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही तो मैं डिसाइड करूँ कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। अगर कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ? मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? वो इन्फॉर्मेशन जो सामने वाले के लिए जानना ज़रूरी है। अगर कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन कंपनी हाइड करती है, नहीं बताती, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बता रही है, मैं कह रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए वो नहीं बता रही, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता है। तो वो क्या है? प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इन्फॉर्मेशन विच मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस बाय द कंपनी। अगर कंपनी वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही तो मान के चला जाएगा यहाँ पर कंपनी की साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। ठीक है जी, कंपनीज प्रोस्पेक्टस। फिर जी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, कहता है जी लैंड के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, जो इंसान सेल कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की। एक बहुत सिंपल सा आपको केस बताता हूँ। मिस्टर ए की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, पीस ऑफ लैंड बहुत बड़ा था, ठीक है जी, मतलब इतना बड़ा कि यहाँ पर होटल बनाया जा सकता है, इतनी बड़ी जगह थी ये। तो जी मिस्टर बी इस जगह पर होटल बनाने में इंटरेस्टेड थे।
तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कॉन्ट्रैक्ट किया इस जगह को परचेज करने के लिए। अच्छा, इस जगह पर ना आज से 20 साल पहले ये जो जगह थी यहाँ दलदल था, ठीक है, आज से 20 साल पहले। लेकिन अब वो दलदल लगभग सूख चुका था, ऊपर से मिस्टर ए ने मिट्टी डलवा दी थी, तो ऊपर से दिखाई देता था जगह स्टेबल है, राइट। नॉर्मल केस में जगह स्टेबल थी, लेकिन कहता है जी 5 स्टार होटल बनाने के लिए, जो कि 10 मंजिली हो सकता है, 12 मंजिली हो सकता है, 20 मंजिली हो सकता है, 5 स्टार होटल बनाने के लिए ये जगह स्टेबल नहीं थी, ठीक है। अब जी मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बताया कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कि मैं यहाँ पर होटल बनाना चाहता हूँ, क्या ये कमर्शियल एरिया है, क्या मुझे अथॉरिटी से होटल बनाने की परमिशन मिल जाएगी। सब चीज़ें जानने के बाद ही मिस्टर बी ने मिस्टर ए से ये प्रॉपर्टी परचेज़ करी। लेकिन मिस्टर ए चुप बैठे रहे, मिस्टर ए ने बताया ही नहीं कि दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल, क्योंकि यहाँ पर आज से 20 साल पहले दलदल था और हो सकता है नीचे से अभी भी ये प्रॉपर्टी अनस्टेबल हो, ये जगह अनस्टेबल हो। मिस्टर ए चुप बैठे रहे, बताया ही नहीं। तो मिस्टर बी ने अपना होटल बनाना शुरू किया, और जब होटल ऑलरेडी 15 मंजिल का बन चुका था, 16वीं मंजिल बनने जा रही थी, तो भैया पूरा का पूरा होटल, वो मतलब ज़मीन वो प्रेशर नहीं सह पाई और पूरा का पूरा होटल धंस गया। और जो होटल बनाने में काम कर रहे थे उन लोगों को भी, कई लोगों को जान खोनी पड़ी, कई लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या मिस्टर ए का साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड? द आंसर इज यस। ऐसे केसेस के अंदर मिस्टर ए का साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। इसीलिए कहा गया कि भैया अगर बात है प्रॉपर्टी की, मतलब लैंड की, तो उस केस में बेचने वाले की ड्यूटी है, वेंडर की ड्यूटी है कि वो परचेज़र को सारे फैक्ट्स बताए उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी के टाइटल से रिलेटेड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली अरेंजमेंट्स कहता है जी अगर फैमिली मेम्बर्स के बीच में कोई भी अरेंजमेंट होता है, कोई भी सेटलमेंट होता है, तो भैया हर मेंबर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी भी मेंबर से कोई भी बात छुपाई जा रही है तो दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है जी।